हिंदी विकास संस्थान कई वर्षों से हिंदी के लिए इस तरह के प्रयत्न कर रहा है और इसके दृष्टिकोण की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये केवल मतलब ऊपर ऊपर देख के हिंदी का काम नहीं करता है, जिससे इसके आयोजकों को कुछ धन प्राप्त हो जाए, कुछ सम्मान प्राप्त हो जाए, कुछ पद प्राप्त हो जाए। नहीं, ये विद्यार्थियों के बीच पहुंचने का प्रयास करता है। और जो लोग भी हिंदी के लिए काम करते हैं उस तरह के तमाम लोगों को इन्होंने विद्यालयों में से इकट्ठा किया है। और विद्यालयों के बाहर भी, जैसे मैं तो लेखक हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, तो यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हुए लोग, लेखकों में जुड़े हुए लोग जो हिंदी के लिए काम करते हैं, उन सबको उन्होंने एक साथ जोड़ने की कोशिश की है। पहली बात तो ये है। तो काम कभी भी, भाषा के लिए काम तभी सफल और सार्थक हो सकता है जब उसका प्रसार, उसका विस्तार जो भाषा के व्यवहार करने वाले आम लोग हैं उनके बीच में हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी किसी के दबाने से दब नहीं सकती और किसी के उठाने से उठ भी नहीं सकती। हिंदी को ताकतवर लोगों ने हमेशा दबाया है। उसका एक प्रमाण ये है कि अंग्रेजी में काम करने वाले हिंदुस्तान के सारे पूंजीपतियों ने हिंदी की पत्रिकाएं बंद की थी, लेकिन जब मध्य वर्ग के लोग और दलितों से, महिलाओं से, आदिवासियों से लोग निकल के बाजार के क्षेत्र में आगे आए, तो आपने अचानक देखा होगा कि 10 साल बीतते बीतते उन्हीं संस्थाओं ने, जिन्होंने धर्मयुग, हिंदुस्तान, सारिका, कादम्बिनी ये सब बंद की थी पत्रिकाएं, उन्हीं पत्रिकाओं ने हम हिंदी हैं बाज़ार को सरल करके बताते हैं और करके हिंदी में बिजनेस मैगज़ीन और इकोनॉमिक टाइम्स और ये सारी निकालने लगे। तो बाज़ार की ज़रूरत के अनुसार, जो बाज़ार में मध्यवर्ग की भूमिका बढ़ी, हिस्सेदारी बढ़ी, तो पूंजीपतियों को भी उस मध्यवर्ग के बीच अपने आप को ले जाने के लिए, उनसे लाभ कमाने के लिए हिंदी का उपयोग करना पड़ा, जो हिंदी के विरोधी थे। दूसरी तरफ जो मजदूर गुलाम बना के, गुलाम में भी जैसे गिरमिटिया एक शब्द बन गया, जो सबसे ज़्यादा टॉर्चर्ड, इंडेंचर्ड लेबर थे, मतलब गिरमिटिया मजदूर थे, वो ले जाए गए देश के बाहर कामकाज के लिए। उन्होंने हिंदी को विश्व भाषा बनाया था। लेकिन आपने बताया कि उस समय जो पूंजीपति थे उन्होंने हिंदी पत्रिकाओं को बंद किया। उस समय नहीं, ये 19वीं शताब्दी में गिरमिटिया मजदूर गए थे और 20वीं शताब्दी के 8वें दशक में जब उदारीकरण आने वाला था, उदारीकरण की बैकग्राउंड बन रही थी, तब हिंदी पत्रिकाएं बंद की पूंजीपतियों ने। मेरा प्रश्न ये है आपकी ओर कि जब 1980 से लेकर और अब तक 2000 लगभग 40 वर्ष हो गए हैं और हमारा देश भी आर्थिक विकास की ओर बढ़ चुका है, काफ़ी तरक्की कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदी अभी वही दबी कुचली हुई है। मैं नहीं मानता कि हिंदी दबी कुचली हुई है। मैं यही उदाहरण दे रहा हूँ कि हिंदी को दबाने, कुचलने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन बाज़ार जैसे जैसे बढ़ा और बाज़ार में साधारण लोगों का रोल जैसे जैसे बढ़ा, वैसे वैसे उन्हीं पूंजीपतियों को हिंदी की शरण लेनी पड़ी। इसलिए हिंदी अपने बोलने वालों की ताकत के बल पे टिकी हुई है और हिंदी विकास संस्थान ने हिंदी के विद्यार्थियों के बीच अपना प्रसार करके हिंदी बोलने वाले की उस ताकत को संगठित करने का प्रयास किया है। मैं ये पॉइंट बताना चाहता हूँ। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे वर्तमान में कि हिंदी को और सशक्त बनाने के लिए देश के 135 करोड़ लोगों को क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि हमें अंध हिंदी प्रेमी होने से बचना चाहिए। सभी भाषाओं का उपयोग वहाँ के प्रांतीय सरकारों में
ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में होना चाहिए। इससे हिंदी के प्रति जो कुछ जगहों पर द्वेष की भावना दिखाई पड़ती है, वो द्वेष की भावना कम होगी। और दक्षिण भारत में हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए, उत्तर भारत में दक्षिण भारत की एक भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। इससे राष्ट्रीय एकता भी मजबूत होगी। गांधी जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदी को सबसे आवश्यक बताया था। तो हिंदी अगर दूसरी भाषाओं के क्षेत्र में स्वीकार की जाएगी तो राष्ट्रीय एकता भी मजबूत होगी और हिंदी का प्रसार भी बढ़ेगा। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि जो नेहरू जी ने एक प्रस्ताव किया था कि 3 भाषाओं वाला फार्मूला शिक्षा में लागू होना चाहिए, तो 3 भाषाओं वाला फार्मूला शिक्षा में लागू हो। हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नफरत करते हैं, चिंकी कहते हैं, और दक्षिण भारत के लोगों को नफरत करते हैं, उनको सबको मद्रासी कह के झाड़ू लगाते हैं। तो ये जो हिंदी क्षेत्र में जो ये हिंदी क्षेत्र की संकीर्णता है, ये संकीर्णता जितनी कम होगी उतना हिंदी के विकास के लिए उपयोगी होगा। फिर हिंदी क्षेत्र में ही आप ये देखिए कि सांप्रदायिक दंगे सबसे ज़्यादा होते हैं, हिंदी क्षेत्र में ही दलितों पर सबसे ज़्यादा उत्पीड़न होते हैं। लेकिन आप ये देखें कि हिंदी उर्दू एक भाषा है, इसी पूरे इलाके की भाषा है। तमिलनाडु का मुसलमान उर्दू नहीं बोलता, वो तमिल बोलता है। बंगाल का मुसलमान बंगाली बोलता है, वो बंगाली बोलता है, उर्दू नहीं बोलता। यानी हिंदी भाषी क्षेत्र सांप्रदायिक रूप से संगठित हो और सवर्ण दलित के बीच का जो उत्पीड़न है ख़त्म हो। क्योंकि आज जो सवर्ण अधिक संपन्न वर्ग के लोग हैं वो अंग्रेज़ी स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, और जो उपेक्षित हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो हिंदी स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। तो ये हिंदी के विकास के लिए इस तरह के सामाजिक भेदभावों का भी समाप्त होना ज़रूरी है। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न ये है कि जो वर्तमान में जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, वो बच्चे से कहते हैं बेटा शट अप, बट बेटा प्लीज़ कट अप, सन, पापा, डैड, मम्मी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन अभिभावकों को क्या कहना चाहिए? वो कुंठा है, भाषाई कुंठा है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो हिंदी के लिए, मैं जैसे 2 बातें मैंने कहीं हिंदी के विकास के लिए, तीसरी बात उतनी ही ज़रूरी है हिंदी के लिए कि हिंदी को केवल साहित्य की भाषा बना के छोड़ देने से हिंदी का नुकसान होगा। बैंकिंग के लिए हिंदी का प्रयोग बढ़े, व्यापार के लिए हिंदी का प्रयोग बढ़े, विदेश राजनय के लिए हिंदी का प्रयोग बढ़े, सुप्रीम कोर्ट में हिंदी के प्रयोग को स्वीकृति मिले, लोकसभा राज्यसभा में हिंदी को बाकायदा अधिकृत भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए, अनुवाद की भाषा के रूप में हिंदी मान्यता पाए, वो नहीं। हिंदी में जजमेंट लिखे जाएं, हिंदी में प्रोसीडिंग्स हों, यानी हिंदी सारे राजकाज और आर्थिक क्रियाकलाप की भाषा बने। क्योंकि जब तक बच्चे के रोजगार से, भविष्य से, जीवन से हिंदी का नाता नहीं जुड़ेगा, हिंदी का विकास गतिरुद्ध होगा, खत्म तो नहीं हो सकता। आदरणीय, हम आज की बात हम यही समाप्त करते हैं। दोबारा आपसे मिलेंगे इस विषय पर और हम बातचीत करेंगे। हाँ, ज़रूर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।